दोस्तों, आप मेरे पीछे के विजुअल में बारिशों का फुहारा देख रहे होंगे। दरअसल झारखंड की सियासत में इन दिनों क्यासों का फुहारा जोरों पर है। पिछले पिछले कई दिनों से या कहे कई सप्ताह से इस सरकार की अस्थिरता को लेकर क्यास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के तमाम नेता जिस्म गुरु शिबू सोरेन से मिलने के लिए दिल्ली की भागदौड़ कर रहे हैं, उसको लेकर भी एक चर्चा चल रही है और उस मुलाकात को भाजपा और जेएमएम के बीच कमती दूरी का संकेत माना जा रहा है। एक दूसरा दावा सामने आ रहा है कि कांग्रेस की जो पेशा है या पेशा की नियमावली है वह इतनी कठोर है कि जेएमएम को हजम नहीं हो रही। कई जानकारों का दावा है कि जेएमएम का मानना है कि वह आने वाली जो झारखंड की सियासत है उसकी लंबी दौड़ का घोड़ा है। आने लंबे समय तक उसे सत्ता की सवारी करनी है। उस हालत में यदि वह ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करते हुए तमाम संसाधन ग्राम सभा को सौंप देती है तो आने वाले दिक्कतों में उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस समझती है कि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। जबकि यदि वह आदिवासी मुद्दे को उठाती है, पेशा को सशक्त करती है या उसकी मूल भावना के अनुसार लागू करती है तो ट्राइबल क्षेत्र में उसका विस्तार होगा। इन तमाम प्रयासों के बीच कई तरह के आकलन आ रहे हैं और सरकार की अस्थिरता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र के बाद सीएम हेमंत कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये तमाम कयास हैं। इन सारे कयासों के बीच हमारे साथ एक बार फिर से ग्लैडसन डुंगडुंग, आप समझ सकते हैं ग्लैडसन डुंगडुंग के निशाने पर तमाम राजनीतिक पार्टियां रहती है। जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अक्सर ग्लैडसन के तीर उसे बेचते रहे हैं। ग्लैडसन जी, सोशल मीडिया की खबरों को आपने देखा होगा। हर पत्रकार की स्वतंत्रता है कि घटनाओं को जोड़ते हुए अपना निष्कर्ष निकालने की कोशिश करे। उनकी कोशिश को सलाम। सहमत होना नहीं होना एक जुदा बात है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि जो पत्रकार जगत जो है, बिरादरी है, वहां जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और यह भी कहा जा रहा था मतलब 2 दिन पहले कि शाम को सरकार गिर जाएगी और कल सुबह नई सरकार बन जाएगी, शपथ ग्रहण करेगी। तो कुछ लॉजिकल चीजों को देख के मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि शायद होगा, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें लोग कह रहे थे कि मैया समान योजना जो है उसको सरकार चला नहीं पा रही है और 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है, उसको नहीं दे रही है जानबूझ के, तो शायद उसको लेने के लिए एक साथ हो जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में मैंने कहा था कि सबसे बड़ा इमेज जो माननीय हेमंत सोरेन जी ने बनाया है, जब ईडी की दबिश थी तब जो है कि वो बीजेपी के सामने नहीं झुके, उसी के बाद वो एक तरह से अलग अपना छवि बनाए। तो इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना आसान नहीं है कि वो उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जाना मतलब उनका पूरा जीवन भर के लिए अपने माथे पे कलंक लगा लेना। सुसाइडल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से माननीय बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी छोड़ने के बाद एक क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे थे और कई आदिवासी बड़े चेहरे जो उनका आलोचना करते रहे हैं वो भी उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, सट रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा बाबूलाल मरांडी जी, एक उनका अलग दिशा होगा। और उन दिनों देखिएगा कि आरएसएस और बीजेपी की भी उन्होंने जम के आलोचना की थी और उसमें भी 2-3 लाइन उन्होंने लिया था। एक तो कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा
लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं सन्यासी बन के कोई गुफा में चला जाऊंगा, लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं अपने गांव में वापस जाके खेती बाड़ी करूंगा, लेकिन बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, तो झारखंड का सबसे अविश्वसनीय नेता खुद को उन्होंने बना लिया। तो उसी का काट, मतलब उससे मुकाबला हेमंत सोरेन नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के साथ वो मिल रहे थे, जो भी जा रहे थे उनसे मिल रहे थे, इसका एकमात्र कारण यह दिखाई पड़ता है कि हम लोग का जो पेशा आंदोलन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस का टॉप लीडरशिप को समझाया और उसी तरह से वो उसमें राइट करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो भी, और दूसरे बात सरना धर्म को लेकर, तो कहीं ना कहीं माननीय हेमंत सोरेन जी की टैक्टिस थी कि बीजेपी के निकट जाओ, कांग्रेस डरेगी और कांग्रेस को दबा के साथ में रखो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद हम लोगों को बुलाए थे, तब मीडिया में हम खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ चीज ऐसे बात हुई। उसी समय में उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया कि वो कम से कम अगला 20 साल तक झारखंड का सत्ता में रहना चाहते हैं। उसकी वो खेल कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति अभी ऑलरेडी ये पूरा हो जाएगा तो 10 साल, अगला 20 साल, 30 साल ज्योति बसु का रिकॉर्ड और दूसरे भी नेता उसका रिकॉर्ड वो ध्यान में है सर, उससे आगे भी जाएंगे। तो जिनका इतना लंबा गेम खेलने का है, वो इतना बड़ा गलती नहीं कर सकता है। खटारी वाला बाबा गिराते हैं मिलने के लिए हेमंत सोरेन से। क्या इसका दौर होता है कि भाजपा और जेएमएम की सरकार बनेगी? एक दूसरा काउंटर क्या चाहता है? देखिए क्या सा रहे काउंटर क्या, कि दरअसल बाबा भाजपा और जेएमएम की सरकार बनाने नहीं गए थे। बाबा इसलिए गए थे कि जिस तरह से रघुवर दास की सक्रियता बढ़ रही है, जेएमएम के अंदर उनकी कितनी गुंजाइश बची। हो सकता है, देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जब जो व्यक्ति राज्यपाल बनने के बाद इस्तीफा देके फिर राज की राजनीति में आए, ऐसा तो अमूमन देखा नहीं गया है। तो ये अगर देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, और हमारे नेता जो हैं बोलते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ भी संभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अगर कांग्रेस एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी तभी वो कुछ हो सकता है। लेकिन ये तो तय है, मुझे जो लगता है, इस सरकार को हेमंत सोरेन गिराएंगे नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे, नई सरकार बनाएंगे नहीं, इसको खींच के ले जाएंगे। उसके बाद देखिएगा 29 में जेएमएम अकेले चुनाव लड़ेगी। इसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, और इसी से कांग्रेस भी डरी हुई है। क्योंकि जेएमएम नीतीश कुमार का खेल क्यों नहीं कर सकते? सीएम वही रहेंगे, मंत्री बदलते नहीं, वो ऐसे नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि देखिए जेएमएम को इस बात का इस चुनाव में भी मलाल रह गया कि शायद अकेले लड़े होते तो कम से कम 50 सीट लेके आते। ये शब्द खुद माननीय हेमंत सोरेन जी के हैं। नहीं, हम लोग भी जब याद कीजिए उस विधानसभा चुनाव के दरमियान जब हम लोग आकलन कर रहे थे, कई मीडिया घराने कर रहे थे, पर हम लोग ने उस ओपन चर्चा में कहा था और अपने भी माना था कि जो मौजूदा सिनेरियो है, जेएमएम खुद अपने बूते 50 सीटें ला सकती है। और यह भी आप देखिएगा, जब आप गठबंधन की सरकार में हैं, उसके बाद कांग्रेस के जो लंबे अरसे से सीट उनके रहे हैं, उन सीटों में संगठन को मजबूत करना क्या संकेत देता है? यही संकेत देता है कि कहीं ना कहीं जेएमएम जो है वो 29 की तैयारी में अभी से लगी हुई है। यहाँ पे संकट कहाँ आ रहा? पेशा, जो आपने कहा, पेशा में क्या हो रहा है, जिस तरह से हम लोग ज्यूरी मॉडल भी क्रिएट करके लेके आ गए, तभी तो हम लोग तो पंचायत का कार्यकारिणी व्यवस्था को तो स्वीकार नहीं करेंगे पूरा, जो है कि अनुसूचित क्षेत्र में। तो सब कुछ जब ग्राम सभा में आएगा, तो ये जिस तरह से बालू से उगाही कर करके जो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से फंड सब में आ रहा था, जमीन माफिया से आ रहा था, अलग अलग जगह से आ रहा था, उसमें तो बहुत संकट पैदा होगा। तो इसीलिए अब देखिए, ये जो बाहरी लोग हैं जो खुद को कहते हैं हम जो है कि सदान हैं, 78% हमारी जनसंख्या है, यही लोग जमीन माफिया, यही लोग बालू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, खनिज माफिया, तो सारा पैसा तो यहीं से हो रहा है, राजनीति यहीं से हो रही है।
चूंकि ये मुद्दा मेरे आज के बातचीत में नहीं था, शराब नीति के बारे में हेमंत सरकार की ओर से एक दावा आया था कि यहाँ के जो दलित हैं या जो आदिवासी समुदाय हैं, उन्हें भी दुकानें दी जाएगी। अब जो खबर आ रही है, एक एक दुकान की कीमत 6-6 करोड़ रुपए है, और खासकर रूरल एरिया के जो दुकान है उसकी कीमत ज्यादा है, शहर में तो 40-50 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं। इस स्थिति में कौन सा आदिवासी होगा तो दुकान लेगा? देखिए, पहली बात तो हम लोग अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी शराब की खरीद बिक्री करनी है वो तो ग्राम सभा के थ्रू ये होगा। ग्राम सभा अगर उसको अप्रूव करेगा तो सरकार शराब बेचेगी, अप्रूव नहीं करेगा तो नहीं बेचेगी। क्योंकि कितनों भी बड़ा जो है कि शराब का माफिया को आप ठेका दे देंगे, उससे बात थोड़ी बनेगा। क्योंकि कानून और नियम को तो पालन करना पड़ेगा ना। तो आपने कहा वो भी सही बात है, कौन उतना पैसा लगाएगा? और जब उनको पता है कि ग्राम सभा बेचने नहीं देगा, अगर मान लीजिए एक खूंटी का इलाका में, खूंटी में मान लीजिए 200 ग्राम सभा मिलके घोषणा कर देता है इस इलाके में शराब नहीं बेचेगा, हम लोग बेचने ही नहीं देंगे, शहर में तो बिकेगी ना। शहर में कैसे बिकेगा? वो तो अनुसूचित क्षेत्र है भाई, तो वहां पे ग्राम सभा अभी होगा ना, ग्राम सभा निर्णय लेगा। तो जब ग्राम सभा ने निर्णय ले लिया, नगर निकाय घोषित, कौन, आप कहिए कौन सा, किसके तहत घोषित करेंगे? संविधान का अनुच्छेद 243 ZC1 वो प्रतिबंधित है, गलत तरीके से लगाया, संविधान का अवहेलना करके लागू किया, उसका भी हम लोग विरोध करेंगे ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची, और उसी के तहत जो कानून है, चाहे CNT एक्ट है, पेशा कानून है, वन अधिकार कानून है, हम लोग खड़े हो गए, इसीलिए नहीं इतना ग्राम सभा बन रहा है। उस मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग बात चर्चा कर रहे थे क्यासों के बाजार की, आपने अपना मैं एक तस्वीर आपको दिखलाता हूं। जिस क्राइसिस में हेमंत सोरेन है या हेमंत सरकार है, मैया समान योजना की स्थिति ये है कि मैया ऑफिस में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या एक बाबू से दूसरे बाबू के ठोकरे खा रही है। आपने ठीक कहा कि 56,000 1 लाख से 56,000 करोड़ बकाया है, शायद वो राशि मिल जाती तो कुछ। तो हेमंत सरकार का मैया समान योजना एक मास्टर स्ट्रोक था। यदि इकोनॉमिकल क्राइसिस में ये योजना फंस जाती है तो हेमंत सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा चोट होगा। और दूसरी बात, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो, दूसरी बात कि जिस तरह से सरना धर्म कोड पर कांग्रेस मुखरता से सामने आ रही है, तो हेमंत सोरेन के सामने क्या यह विकल्प नहीं है कि अदी गुरी जी को भारत रत्न दे दिया जाए और आदिवासियों को सरना धर्म कोड दे दिया जाए? तो क्या फिर अगला चुनाव में हेमंत सोरेन इन दोनों मास्टर कार्ड के साथ भाजपा में रहते हुए भी सरकार? देखिए, पहली बात तो ये है कि RSS कभी भी सरना कोड के लिए वो तैयार ही नहीं होगी, पहली बात। क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है जिस दिन सरना कोड दे दिया तो आदिवासी को बोलता है ये सनातन हिंदू है, उनका जो नैरेटिव है 100% खत्म हो जाएगा। RSS जातीय जनगणना का भी विरोधी थी, सरेंडर कर ठीक है, जातीय जनगणना उसका आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं है ना यह, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है जिस दिन सरना कोड दे दिया तो आदिवासी को बोलता है ये सनातन हिंदू है, उनका जो नैरेटिव है 100% खत्म हो जाएगा। RSS जातीय जनगणना का भी विरोधी थी, सरेंडर कर ठीक है, जातीय जनगणना उसका आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पे उनका जो मेन एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना, वो तो ब्रेक हो जाएगा। आदिवासी इंडिजिनस पीपल्स है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। और अब देखिए RSS का जो थिंक टैंक राम माधवन क्या बोला था, उनको पूछा गया था कि आप आदिवासियों को आदिवासी क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों वनवासी बोलते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा था आदिवासी बोलने से ये समझ में आता है यही लोग है कि यहाँ के आदिकाल से रहने वाले लोग हैं, बाकी लोग बाहरी हैं। और DNA रिपोर्ट में तो यही साबित हुआ है, 2018, 19 और 24 में जो DNA रिपोर्ट आया है। तो इसलिए RSS कभी भी सरना कोड के लिए रेडी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा मैया समान योजना, देखिए इसमें दिमाग चलाने की बात है, उनके पास कितना थिंक टैंक है मुझे नहीं पता। मैया समान योजना बिना 136 करोड़ मिले भी 136 लाख करोड़ मिले भी चल सकता है। कैसे? माइनिंग एरिया में DMFT का फंड कहां जा रहा है? DC लोग बंदर बाट कर रहा है, कोई फर्नीचर खरीद रहा है, कोई जिम बना रहा है, कोई डंकबंगला बना रहा है। क्या करेंगे इसको? इसका गाइडलाइन है कि इसका आप
लाइवलीहुड के लिए खर्च कीजिए। इसको क्या करना चाहिए था, इनको सीधा मैया समान योजना का सिस्टम बदल दें और वहां के महिलाओं को कहे कि आप रोजगार के लिए बोलो, क्या रोजगार करना चाहते हो, डीएफटी फंड से दे दीजिए, आपको कोई सवाल भी नहीं उठा पाएगा। उसमें तो दिमाग चलाने की बात है ना। लेकिन वो तो आदिवासी, उनको तो लगता है कि दिक्कू लोग के पास ही दिमाग है, आदिवासियों के पास दिमाग नहीं है। हम लोग को पूछे ना, हम लोग बता देंगे कि कैसे मैया समान योजना चल सकता है। रास्ता आपने दिखा दिया। मेरा और बहुत कुछ रास्ता है। दूसरा है कि आदि दिसोम गुरु को भारत रत्न मिलता है और सरना धर्म कोड के सवाल पर भाजपा जहर खाते हुए आगे बढ़ जाती है, तो हेमंत सोरेन के पास 2029 में मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा कि देखो आदिवासी भाइयों, मैंने ही सरना धर्म कोड ला कर दिया और इसीलिए भाजपा से समझौता किया। मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए ये जो अगर जाएंगे भारत रत्न के लिए तो ये शुद्ध रूप से समझा जाएगा कि ये अपने निजी फायदे के लिए गए हैं। जयंत सिंह चले गए हैं, जयंत सिंह। ठीक है, देखिए तो जयंत सिंह का क्या हालत है आपको पता ही है। जो जो गए, मायावती जैसे लोग देखिए क्या हालत है। मायावती एक समय में दलितों की बहुत बड़ी लीडर थी, जैसे उन्हें मिश्रा जी से गठबंधन कर लिया, अब देखिए क्या हालत हुआ। मायावती आज कहीं भी नहीं है। तो ऐसे थोड़ी है कि हेमंत सोरेन जो भी बोलेंगे आदिवासी लोग स्वीकार करेंगे। जिस दिन बीजेपी के साथ गले मिलाए, पूरा छोटा नागपुर उनका साफ, दक्षिण छोटा नागपुर, फिर वो कहां से लाएंगे। संताल परगना में भी कुछ सीटें जाएंगी, ऐसा मत बोलिए। अभी मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद कोल्हान में भी कुछ सीटें जाएंगी। सीट कहां से लाएंगे? भाजपा का आने से सीटें बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। भाजपा का नैरेटिव सेट हो चुका है। भाजपा को जो चुनाव में वोट मिले हैं, जितना परसेंट वोट, उसमें जो जेएमएम को वोट मिले हैं, यदि वो दोनों को जोड़ दे हम, तो मोर देन 60% वोट होता है। अब आपको एक चुनाव दे दूं, आज भी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता झारखंड में 68% लोगों की पसंद है। वो सब पीआर एजेंसी को पैसा दिया जाता है, पीआर एजेंसी सर्वे करके बता देता है। अब मोदी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इमेज किस तरह से बनाया गया, लोगों को पता नहीं है। आपको लगता है एक से एक झूठा किताब लिख के उन्होंने चाय का बेचा है, कोई प्रूफ है? तो लगता है कि हेमंत सोरेन का भी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ किया जाता है, सब चलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीजों से जो इन्होंने अपना इमेज बनाया है ना, वो सरना कोड देने से वो इमेज नहीं बनने वाला है। वो जो इमेज बनाया है वो सरेंडर इमेज हो जाएगा। उसके बाद जब सरेंडर इमेज बन जाएगा ना, तो अचानक से कोई ऐसे लीडर आ जाएगा तो पत्ता साफ हो जाएगा, ये भी उनको समझना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी, देखिए वो बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो कांग्रेस को दबोच के रखना चाहते हैं, इसलिए सब चीजें टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कभी भी बीजेपी के साथ दोबारा वो हाथ नहीं मिलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थे हमारे साथ ग्लेडसन जी, जिनका साफ मानना है कि चाहे भारत रत्न हो या सरना धर्म कोड हो, आदि इन दोनों ही सवालों पर भी हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जाते हैं। बावजूद इसके उनकी जो इमेज बन चुकी है झारखंड की सियासत में, जो एक आदिवासी शेर के रूप में वो सामने आए हैं, वह धूल धूसरित हो जाएगा और सत्ता इनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैं फिर से बता दूं एक बार, यह ग्लेडसन डुंगडुंग का आकलन है और राजनीति का जो पेशा है, वहां किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत।